राजस्थान में इस बार कांग्रेस वापसी करेगी या फिर बीजेपी की सरकार आएगी, प्रदेश की जनता अपना फैसला इस वक्त सुना रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का दौर जारी है। पिछले दो चुनावों की तरह ही इस बार भी प्रदेश की 200 असेंबली सीटों में से 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सूबे में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच है। जनता तय करेगी कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। क्या राजस्थान में गहलोत का जादू चलेगा या फिर बीजेपी का राज आएगा? इसका फैसला 3 दिसंबर को हो जाएगा। अरे मोबाइल नीचे कर दीजिए भैया। के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी। मोबाइल नीचे कर लो ना, थोड़ा सा नीचे से बना लो। हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी। मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा बने। निश्चित रूप से लोकतंत्र में उत्सव है, उमंग है, लोग मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। हर मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग कर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहिए। जब भी हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा, सक्रिय होगा। गारंटियों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटियों की है। सरकार में रिपीट होगी इस बार। उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता के लिए हाथ रहेगी। मेरा तो आग्रह होगा सब वोटर्स से, स्पेशली नव मतदाताओं से, नव मतदाताओं से कि वो आए और अपना वोट अवश्य कास्ट करें। आज ये वोट उनके राष्ट्र के लिए, ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैम आपके स्वार्थ की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज्यादा चाहिए था। और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। क्या हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है। देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है? और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है। लोकतंत्र का महापर्व है और इस दिन प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका एक मत सत्य, न्याय और सद्भाव का प्रतीक होता है, सुशासन और प्रगति का प्रतीक होता है। और इसी वोट की पैठी से सुशासन भी आता है और आतंकवाद भी आता है। इसी वोट की पैठी से सत्य भी आता है, असत्य भी आता है, न्याय भी आता है, अन्याय भी आता है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान की जनता ने पिछले कई दिनों से जाने का मुझे अवसर मिला है। राजस्थान की जनता चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ। ये स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी। स्वार्थ की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज्यादा चाहिए था। और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। क्या हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है। भारतीय जनता साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो,
जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करने वाली है। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज राजस्थान वोट कर रहा है अपनी नई सरकार के लिए, अपनी उम्मीदों के लिए। एक संदेश के साथ अपने मेहमानों पर जाएंगे कि अगर आप राजस्थान के किसी जिले में हैं और अब तक नहीं निकले हैं तो निकलिए, 6 बजे तक का वक्त है। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई। मेरे साथ आलोक मेहता जी, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, इस वक्त जुड़ गए हैं। रास बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक मेहता सर, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। बारी बारी का इस खेल में जो कि राजस्थान में पिछले कई सालों से चला आ रहा है, जनता वोट करते वक्त किन बातों को अपने दिमाग में रख रही होगी? देखिए राजीव जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं और आप सुबह से लगातार पिछले दिनों देख रहे हैं जिस तरह से इस लोकतंत्र के पर्व में लोगों का उत्साह दिख रहा है। जितने बड़े पैमाने पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सूचना मैंने देखी कि 104 वर्ष पूरा कर चुके 105 वर्षीय बुजुर्ग बगैर व्हील चेयर के भी मतदान केंद्र में जाकर के उन्होंने वोट डाला। 18-19 साल के जो युवा जिनको मौका मिला है पहली बार, वो वोट डाल रहे हैं। महिलाओं की पंक्तियां लगी है। देखिए, सबसे बड़ा ये जो एक लक्षण है, ये बताता है कि विकास और समाज की तरक्की, विकास से मतलब वही है, तरक्की की बात है, और सौहार्द हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, ये भावना राजस्थान की। देखिए, वहां पर जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही जो परंपरा वाला, जो संस्कृति वाला जो प्रदेश है, उसमें वैसे पूरे भारत में ही है, लेकिन राजस्थान में खास करके वो सबको अपना कुछ देवता की तरह एक दूसरे का सम्मान करना, झुक करके सलाम कर, माने हुजूर कहना, हुकुम कहना, हुकुम हर दूसरे शब्द में। यदि बच्चा, आप युवा भी है, ये रिवाज अभी भी है सर, अभी भी हुकुम कह के बात होती है। जी जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस दृष्टि से ये एक निर्णायक चुनाव तो है दोनों के लिए। दो बुजुर्ग हैं, मैंने ये कहना चाहिए बुजुर्ग की उस श्रेणी में, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। उनका भी भविष्य वो गाइड करते रहे, वो आगे भी नेतृत्व में जहां जहां कोई भूमिका अपनी पार्टियों में निभाए। लेकिन सचिन पायलट का भी भविष्य, यदि वो पार्टी हार जाती है तो उनका भविष्य अलग गड़बड़ हो जाएगा। तीसरे वहां पर सीपी जोशी भी राहुल गांधी के बड़े करीबी रहे कांग्रेस के, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, आपने देखा तो। लेकिन ये सबसे दोनों बड़े बड़े वायदे भी किए हैं, लोग आकलन कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो बराबर ये अच्छा लगता है कि वो अपनी अपेक्षा है। किसी को पानी नहीं मिला हनुमानगढ़ में, हम दिन में चर्चा कर रहे थे, या किसी को जो अस्पतालों का फायदा योजना है 25 लाख, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर तैयार ही नहीं है। कहते भाई आप मुझे 5,000 दोगे या 20,000 दोगे और दूसरे के मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो मैं तो यहाँ इलाज के टाइम नहीं मेरे पास। तो चाहे सुविधा अस्पताल में दी जाए 25 लाख की, वहां अस्पताल में कोई एडमिट ही नहीं करेगा, तो ऐसे 50 लाख कह दिया गया है। तो मुझे तब मेरी जानकारी में आया इस चुनाव के इस अभियान में, अभी इन दिनों में, कि देखिए घोषणा बड़ी कर दे, आप कहेंगे अच्छा 1 करोड़ रुपया राजीव जी आपको देंगे, पता चला कि साहब 50,000 देने के बैंक खाते में है ही नहीं, तो मैं 1 करोड़ आपको क्या दूंगा? या वो कहेगा बैंक वाला कि नहीं अभी तो आपका नहीं मिल सकता, आपकी तो एफडी आज के बाद मिलेगी राजीव जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये धोखा। और एक अंतिम बात और कहूं, रोजगार की सारी पार्टियां वैसे करती है, लेकिन ये शायद हो सकता है आज चुनाव के दिन इसको कोई ज्यादा विचार न करे, लेकिन आगे भी इस बहस को मैं चलाऊंगा कि रोजगार दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में केवल सरकार उसकी कोई गारंटी नहीं देती, पार्टियां वो ये कहती है रोजगार के अवसर मतलब उद्योग लगाएंगे, व्यापार। अंग्रेजों की गुलामी से अभी तक हम 75 साल का हमने अमृत महोत्सव बना लिया। हम अंग्रेजों के समय में था कि नौकरी कुछ है ही नहीं, उन्होंने सब चौपट उद्योग हमारे चौपट कर दिए थे, कुछ था ही नहीं, खेती में भी उनका ध्यान कोई नहीं देते थे। तो वो कहते थे आओ बाबू बन जाओ, हमारे यहाँ नौकरी करो या पुलिस के सिपाही बन के जान दे दो, चाहे विश्वविद्यालय में जाना हो आप चले जाओ। हमारे यहाँ वो मानसिकता से नहीं निकल पा रहे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में यही कहा कि आत्मनिर्भर बने। एक समय प्रणब मुखर्जी भी कहते थे वित्त मंत्री बने कि स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो अपने कारीगर, अपने हुनर, अपने आत्म स्वाभिमान, इसलिए राजस्थान के संदर्भ में जरूर कहूंगा कि रोजगार सरकार, बिहार में यूपी में भी ये सब बात होती है, अरे भाई आप में वहां उद्योग लगाए, व्यापार लगाए,
आत्मनिर्भर बनाए। सरकार में जितनी जरूरत हो, हाँ, शैक्षणिक संस्थाओं में, अस्पतालों में जितनी जरूरत हो वहां नौकरियां दे, उसके लिए योग्य लोगों को दे। ऐसे लोगों को ना दे दे जो पढ़ाता खुद ही नहीं जानता है, वो पढ़ाएगा तो चौपट कर देगा। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि चुनाव, ये लोकतंत्र के पर्व में इन मुद्दों को ध्यान में रख करके, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी देखा। अभी अभी जो आपने खबर चलाई, हमारे राकेश जी बात कर रहे थे कि वायुसेना में हम तेजस विमान, लड़ाकू विमान हम सोच नहीं सकते थे। अजीत जी, मैं गया हूँ उस जमाने में जब इसी बंगलोर एयरपोर्ट पर हमारी वायुसेना के लोगों के साथ ही गया था। इतने कम साधन होते थे। एयर चीफ मार्शल उस समय अर्जुन से एक थे, वो मुझे पठानकोट हम लोगों को ले गए थे, कुछ 2-4 पत्रकारों को। तो ऐसे ऐसे लोग तब कहते थे हमारे पास साधन नहीं है, हम दूसरों पर निर्भर करते हैं। आज भारत आत्मनिर्भर हुआ और राजस्थान की रणभूमि रही है महाराणा प्रताप के जमाने से। वहां भी एक मैसेज जाता है कि भारत की रक्षा के लिए राजस्थान के जैसलमेर से लगी जो बड़ी भारी सीमा रेगिस्तान की है, पाकिस्तान की, उसके लिए भारत सक्षम है। इसका भी मैसेज मतदाताओं में जरूर जा रहा होगा। और ये काम दूसरी पार्टी भी करती रही, लेकिन जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के सब बड़ी से बड़ी रिस्क लेकर के आतंकवाद से लड़ने में भी, कल भी कश्मीर में गए तो राजस्थान का जवान मारा जाता है जी। जाट रेजिमेंट कहिए, जसवंत सिंह उसमें थे जो भाजपा के रहे, कई मानवेंद्र सिंह आज चाहे वो दूसरे उसमें चले गए उनके बेटे पार्टी में, लेकिन वो भी सेना में रहे हैं। तो सेना के इस अवसर पर लोग कह देंगे साहब क्यों गए? अरे भाई, तेजस के लिए उनको बंगलोर जाना था, इसका राजस्थान से मतलब हम निकाल रहे हैं कि जनता उसको महसूस करती है कि हमें मकान दे, हमें बिजली दे, हमें सुविधा दे। और आज से एक शब्द और कहूंगा, राजस्थान की जनता भीख नहीं मांगती, वो घास का, जिसे कहते हैं रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप के, भामाशाह के समय की जनता है आज भी। वो ये कहती है मुफ्त में नहीं, हमें मेहनत करने को दो, तब हम करेंगे। लेकिन ये मुफ्तखोरी की जो आदत है, ये इस पर भी कहीं अंकुश जरूर जनता चाहे या उसको भ्रमित न किया जाए, ये तो हम आप अपेक्षा कर ही सकते हैं। लेकिन आप इतनी बातें कह रहे हैं, खैर आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, लेकिन उतना ही ज्यादा इस बार लालच या उतना ही ज्यादा वादे रखे भी गए हैं। गैस सिलेंडर को लेकर जो दाम घटते चले गए, पार्टियों में कंपटीशन चलता दिखाई पड़ा। खैर मेरे साथ रासबिहारी सर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रासबिहारी सर, बारी बारी के इस खेल में जो सत्ता राजस्थान में आती रही है, पार्टियों में अदल बदल कर कांग्रेस और बीजेपी ही मुख्य तौर पर यहां पर रहे हैं, तो इसमें अभी जनता क्या सोच रही होगी? जैसा अभी आलोक मेहता सर कह रहे थे कि कई सारी घोषणाएं की गई और घोषणाओं के पीछे जो ताकत है, मनी जो जरूरत है वो है नहीं है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा गया। तो काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र करो, ये सब चला क्या राजस्थान में? आप खुद को अनम्यूट कर ले रासबिहारी सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह आलोक जी कह रहे थे कि राजस्थान के लोग मांगते नहीं है, बल्कि राजस्थान के लोग बड़े बड़े दानवीर हुए हैं। और ये जो भामाशाह का जिक्र करते हुए, आज भी अगर हम देखेंगे देश में तमाम मंदिर, धर्मशालाएं वो राजस्थान के ही लोगों ने जगह जगह बनवाई हुई है जी। बड़े बड़े मंदिर राजस्थान के लोगों के बनवाए हुए हैं। जगह पुरानी, अब तो धर्मशालाओं का कोई चलन नहीं है, लेकिन जो भी धर्मशालाएं बनी है पुरानी, उनमें ज्यादातर राजस्थान के लोगों की और खास तौर पे मारवाड़ के लोगों की। जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो परिवर्तन की एक रिवाज चला आ रहा है, वो इस बार भी होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से पिछली बार कई जिले, कई जो क्षेत्र हैं, वहां जिस तरह से भाजपा का सफाया हुआ, वहां भाजपा इस बार बड़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। चाहे वो जयपुर संभाग का हो, चाहे भरतपुर संभाग की बात करें, चाहे हम अजमेर संभाग की बात करें, मेवाड़ में तो पिछली बार भी भाजपा ने अच्छा करके दिखाया था, चाहे कोटा संभाग की बात करें। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी कई जिलों में कांग्रेस से बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहां पर जो जातिगत समीकरण है, वो चुनाव के आते आते विकास के मुद्दे पर भी हावी हो जाते।
पूरा चुनाव आखिर में आते आते एक जातिगत समीकरणों पर सिमटने लगता है। और उस जाति में एक जो खास तौर पे जो जयपुर संभाग की जितनी जयपुर संभाग की जो ज्यादातर सीटें हैं उसमें, जिसमें दौसा जिला भी है, जिसमें अलवर जिला भी है, तो इसमें जहां पर गुर्जर मतदाताओं का जो बाहुल्य है, वहां पर देखिए कांग्रेस के नेता सचिन पायलट लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे और आज भी वो कहते हैं कि विपक्ष तो कुछ नहीं किया, जो कुछ भूमिका लगाई विपक्ष की शायद सचिन पायलट ने भाई, इसलिए वो बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जिस तरह का विकास राजस्थान में होना चाहिए था उस तरह का विकास राजस्थान में नहीं हुआ। पानी की समस्या तो खुद कांग्रेस के नेता ही बार बार उठा रहे हैं कि कांग्रेस पानी नहीं जिलों में आ रहा है, और जो अंदरूनी सड़कें हैं वहां की भी हालत खराब है। तो इस तरह से देखें तो कांग्रेस के नेताओं ने खुद बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। चाहे लालडारी का मामला हो, वो भी कांग्रेस के नेता ही थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता, कई नेता कांग्रेस के जो अब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए, चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी बार बार कांग्रेस के खिलाफ ही आवाज उठाते रहे। और आखिर तक कांग्रेस में जिस तालमेल की बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक हो गए हैं, अब बीजेपी को नहीं आने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार ये बात जमीन में, जो 4 साल से अगर आप लगातार एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं और अचानक चुनाव से 4 दिन पहले आके कहेंगे नहीं हम एकजुट हो गए हैं, तो जनता भी ये सब जान चुकी है। और खास तौर पे जो गुर्जर मतदाता जिसको बार बार आपने उनके नेताओं को आपने बार भला बुरा कहा, उनके लिए अपशब्द कहे और मतलब गद्दार जैसे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, तो उनको भी लगता है कि इस कांग्रेस के राज में हमारा बढ़ना बहुत आसान नहीं होगा, मैं और मुश्किल आएंगी। तो ये सारा चुनाव इस कारण जो जातिगत समीकरणों में सिमटा है, ये इस बार कांग्रेस के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए राजस्थान में परिवर्तन होना तो आवश्यक है। राजस्थान में परिवर्तन होना आवश्यक है। यानी राज बिहारी सर, आप भी रिवाज की ही बात ज्यादातर यहाँ पर रख रहे हैं। हिमांशु भट्ट सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु भट्ट सर, आपने सुना अभी राज बिहारी सर को, आलोक जी को भी आपने सुना, जनता जो राजस्थान की जो वोट कर रही है वो क्या चीज दिमाग में रखकर वोट कर रही होगी? क्या पिछले 5 साल में जो कुछ सिर फुटअव्वल चलती रही राजस्थान में वो भी ध्यान में रख रही होगी, या तस्वीरें जो बोलती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ गई, क्या आत्मनिर्भरता, देश की रक्षा, ये मुद्दा, ये तस्वीरें भी अब दिमाग में आ गई होंगी? वो क्या चीज होगी जो आज वोट देते वक्त जनता दिमाग में रखी हो? ये 2 महत्व की बातें तो आलोक सर ने बता दी, राज बिहारी जी ने भी बता दी, मगर तीसरी सबसे शायद इन सब में जो कारगर हो रही है, एक बार जो जातिवाद की बात हो रही है एक तरफ है, दूसरी बात मैं जो करूंगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा की, सरहदी सुरक्षा की, साथ में सिंचाई और पेयजल की। काफी जिले ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जहां अभी भी सिंचाई के पानी की तकलीफ है। और सबसे महत्व की बात, अब हम तकरीबन 1 महीना दूर है राम मंदिर शुरू होने से जी, और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो राजस्थान के घरों घरों में पहुंच रहा है, और लोग ऐसा कह रहे हैं खुले में कि हमने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम जीते जी राम मंदिर बना हुआ देख पाएंगे, और वो हमें दिख रहा है। राम मंदिर क्या आपको लगता है कि वहां होगा लोगों के दिमाग में एज एन इश्यू? अगर उत्तर प्रदेश की बात होती तो लोग बात करते हैं, आपको यकीन है? नहीं राजू जी, ये मानना गलत है, ये मानना गलत है। आप जमीनी तौर पे जाके देखिए, राजस्थान के मारवाड़ मेवाड़ के काफी घरों में जैसे आपने कहा ना, पधारो मारे देश, राजस्थानी परंपरा रही है। और धर्म के प्रति संवेदना, धर्म के प्रति उनका कृत्य, वो बहुत बड़ी बात है वहां पर। और आज भी अगर उनको मौका मिले तो वो भामाशाह बन जाते हैं जी। वो क्यों बनते हैं? धर्म की एक संवेदना के कारण। और हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं 2018 के अंदर, जो आपने जयपुर संभाग की बात की, मैं यहां जिक्र करूंगा, वहां पर भाजपा के हार का कारण एक प्रकार का तुष्टीकरण था।
और वो तुष्टीकरण समझने में नहीं आया भाजपा को। ये अभी इसकी वजह से जब नरेंद्र मोदी जी जयपुर में रोड शोज कर रहे थे 3 दिन पहले, तब जाके देखिए आप किस प्रकार से जनसैलाब उनका हुआ था। हाँ, वो तस्वीरें काफी बता रही थी, काफी ज्यादा भीड़ और काफी तस्वीरें ज्यादा बहुत बोलती है सर। कभी कभी इंसान जो वोटर होता है ना, मुंह से नहीं बोलता, मगर उसके जी के अंदर क्या है वो उसकी तस्वीरें बोलती है। और वैसे ही मैं आपको एक चीज बताऊं, वहां जयपुर संभाग में ही थोड़े वक्त पहले एक लीडर का मौत हुआ था कोरोना के दरमियान, जब कोरोना में पूरी सड़क पे 2 आदमी नहीं होते, 80-80 हजार लोग उनके जनाजे में गए थे, वो भी लोगों ने दिखाया। तो जो काम किया है मेरे हिसाब से तो काफी ऐसे विभाग है राजस्थान के जहां पर सिर्फ और सिर्फ ये एक राष्ट्रवादी भावना ने एक बहुत बड़ा काम किया है। और राम मंदिर शुरू होने जा रहा है, उससे बड़ी उपलब्धि ये सेंचुरी की कुछ नहीं हो सकती, ऐसा मानने वाले लोगों का बहुत बड़ा वर्ग है। आई थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क दैट। और उसके साथ में विकास की परिकल्पना है जी, क्योंकि राजस्थान के लोग जब पूरे देश में जाते हैं, बाजू के गुजरात में ही आते हैं और जो देखते हैं, तब उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया। तब उनको पता चलता है क्या उन्होंने पाया है, क्या खोया है। मेरे साथ आलोक मेहता सर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, बड़ा अच्छी बात, अच्छा पॉइंट मेरे लिए भी। खैर मैंने इस बारे में नहीं सोचा था जो हिमांशु भट्ट सर ने कहा है यहाँ पर। राम मंदिर क्या अंदर खाने एक इश्यू रहा? क्योंकि किसी भी भाजपा के नेता ने अपने प्रचार में राम मंदिर को लेकर कुछ खास नहीं कहा। वो तारीख आती रही, प्रधानमंत्री जाएंगे, वो सब खबर के तौर पर जरूर आता रहा, लेकिन प्रचार में इस पर जोर नहीं दिया। हालांकि अमित शाह जरूर कहते रहे कि हम यहाँ से लोगों को भेजेंगे और राम मंदिर के दर्शन आप करेंगे, लेकिन एक लहर की तरह नहीं दिखा। क्या शहर और गांव अलग सोच रख रहा होगा आज वोट करते वक्त, या सबकी सोच एक होगी? देखिए राजीव जी, जैसे आप कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेना या भगवान राम का नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना, इसके लिए आपको चुनाव में उसकी जरूरत उतनी नहीं होती। मुद्दा ये ठीक है कि राम जन्मभूमि भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बन चुकी है, जनता पार्टी टूटने के बाद फिर से वापस बनी, और इसलिए उनका तो पिछले 75 वर्ष में बराबर संघ का, या जब भारतीय जनता पार्टी बन गई भारतीय जनसंघ रहा, तो उन्होंने ये वायदा किया था कि काशी मथुरा अयोध्या, मतलब अयोध्या से शुरू करें दिया, तो अयोध्या काशी मथुरा उनके नारे रहे, और नारे मतलब लक्ष्य रहा कि हम उनको मुक्ति दिलाएंगे, उनको वापस भगवान की प्रतिष्ठा जो भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए इसके लिए चुनाव में भाषण न दिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो मानता हूँ। ठीक है, लोग फिर भी कहते थे कि राम मंदिर से क्या है, मैं मानता हूँ कि ये कहने की, लेकिन उनको लगा कि कौन ऐसी पार्टी है जो उनके, जिसे कहते हैं ना, आपको दाना भी देगा, पानी भी देगा और भगवान तक जाने के लिए रास्ते भी बताएगा कि भाई वहां आप मंदिर के दर्शन करने जाना है। आज बद्रीनाथ केदारनाथ के जो रास्ते जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में सुधार हुआ है, और इसी मतलब मेवाड़ में भी कहे, उदयपुर में आप यदि राजीव जी गए हो, मैं गया हूँ बीच में जी, और वहां, और उस समय तब तो खैर भाजपा की सरकारें भी वहां रही, और इसीलिए वहां महाराणा प्रताप का जिस ढंग से बना अंबाजी, जो गुजरात अभी जिसका जिक्र कर रहे थे हिमांशु जी, हाल में मेरा जान नहीं, मैं पहले गया हूँ वहां, तो बड़ी इतनी व्यवस्था, इतनी गड़बड़ थी, जब मोदी जी भी नहीं रहे वहां उस समय मुख्यमंत्री, तब बिल्कुल जाना मतलब बड़ा कठिन काम था। आबू रोड जाइए या अहमदाबाद से जाइए, अब वो कितना, मुझे अभी जब बीच में कुछ दृश्य, जब प्रधानमंत्री मोदी गए, जब मैंने देखा तो मुझे लगा अरे पूरा आबू रोड बदल चुका है अब्बाजी का मंदिर। तो और कल इसके लिए ये याद दिलाऊं, आपने खाली राम मंदिर नहीं, कल मीरा जयंती पहली बार देश में मथुरा में मीरा को, अब आप कह रही, कल इस पर चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, मीरा जयंती कोई चुनाव की डेट तो तब नहीं तय होगी जब मीरा जी का जन्म या पुण्यतिथि आती है जी, लेकिन मीरा जयंती जब मनाई गई तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ है, जिन्होंने उस आयोजन में, उसमें जाके 3-4 घंटे चुनाव की थकान, रोड शो में रैलियां, उसके बाद भी जाकर के बैठे उस उत्सव में मीरा को, मेवाड़ को और रसखान को, हिंदू मुस्लिम इसके कहने की जरूरत नहीं होती है कि हमारे भाईचारा हो, मैं इस पर फिर भी ध्यान दिलाऊंगा। लोग कह रहे हैं आज भी तुष्टीकरण, अभी वोट बांटते हैं, ये करते हैं, सब उस पर, चाहे वो मुस्लिम हो, यदि पानी मिलेगा, नल जल की योजना जो मोदी जी कह रहे हैं,
तो क्या मेरे घर में एक समय में एक लाइन कहूंगा, जर्मनी में मैं था, 79-80 की बात है, जी। एक विदेशी जो पूर्वाग्रही चैनल होते हैं, उन्होंने ये दिखाया कि साहब भारत में ये हालत है कि हिंदू के प्लेट में तो पानी आता है, बगल का जो मुस्लिम का प्लेट है उसमें नल का पानी नहीं मिलेगा। ऐसा तब था और अब तो कतई है ही नहीं। जहां नर्मदा का पानी ले गए गुजरात तक, हमारे मध्य प्रदेश से जहां का मैं रहने वाला हूं, अमरकंटक का पानी गुजरात पहुंचाया, तो क्या अहमदाबाद के साबरमती हो या आदिवासी इलाकों में जो वो पहुंचा है, तो उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई देखा गया क्या? तो पानी नल जल की योजना गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्रालय ने इतनी गंभीरता से लिया है। मैं कई कांग्रेसी मंत्रियों को जानता हूं, इंदिरा गांधी डेज से, राजीव गांधी डेज से, तो उतनी प्राथमिकता नहीं होती, लगता था कि ये बड़ा ही बेकार का मंत्रालय हमको दे दिया, कोई काम नहीं है, बल्कि उनके क्लोज होते थे, अभी ये ले लो, पार्टी का काम कर रहा। क्या क्या यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत को इसी नल जल योजना और क्योंकि राजस्थान में जल का क्या महत्व है ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए टारगेट किया जाता रहा है राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से? बिल्कुल यही मेरा मानना है, क्योंकि पहले भी पानी ले जाने में ये नर्मदा राजस्थान के भी रास्ते जाती है, ट्राइबल एरिया में भी मोदी जी गए थे, अभी भी चुनाव के पहले भी बाद में भी। तो ऐसे समय में उन इलाकों में पानी का जो संकट है, और कांग्रेस के, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन तो लोकल पार्टी करती है, लोकल सरकारें करती है, राज्य सरकारें करती है, तो उसका फायदा गजेंद्र शेखावत ने पूरे देश की योजना बनाई, उन्होंने गंगा के लिए भी किया। से मेरी बात हुई तो उन्होंने वहां से भी कैसे पानी का उपयोग होता है, राजस्थान में कैसे हो सकेगा, और दूसरे गोदावरी का पानी का कहाँ उपयोग हो सकेगा। तो ये ऐसी दूरदर्शिता के साथ, और इसीलिए एक उम्मीदवार वो भी मुख्यमंत्री पद के लिए बताए जाते हैं कि वसुंधरा राजे तो है, लेकिन उनको एक बड़ा ओहदा मिल चुका है। अडवाणी जी यदि पीछे हट सकते हैं तो वसुंधरा राजे तो उन्हीं की बनाई हुई है, राजमाता की पुत्री है, तो उनको और बड़ा पद पार्टी में कहीं मिल जाएगा या नहीं मिलेगा वो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन उदाहरण के लिए, या दलित की बात यदि करते हैं तो मेघवाल है, मेघवाल को आगे बढ़ा करके रखा गया है कि भाई अर्जुन सिंह मेघवाल, वो कानून मंत्री है, पहले भी वो, बल्कि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं वहीं पर राजस्थान में। तो कई उम्मीदवार खाली यहाँ सचिन, उनका, अच्छा सचिन का नाम लिया, ये को राजीव जी याद दिलाऊंगा, कल हमने दर्शकों को मैं थोड़ा सा जिक्र किया था। ये सही है कि राजेश पायलट देश के पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए भी उन्होंने तो चुनाव भी लड़ा था, और लेकिन उस समय भी, चाहे वो कहने को तो सीताराम केसरी को पार्टी उस समय बनाना चाहती थी, बाद में उन्हीं लोगों ने, गांधी परिवार के जो सहयोगी थे या उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने हटवाया भी, और लेकिन सीताराम केसरी को विरुद्ध सबसे पहले राजेश पायलट खड़े हुए, लेकिन उनका समर्थन नहीं किया गया। और मैंने एक पुस्तक लिखी थी, राव के बाद कौन, 93 में, उसमें राजेश पायलट को एक प्रधानमंत्री, राव के बाद कौन हो सकता है, उसमें पूरा एक चैप्टर, उनके पूरे जीवन, उनका काम, उनका पायलट का वर्क वायुसेना का, इंदिरा गांधी कैसे लाई। तो पायलट तो एक ऐसे प्रखर, और कश्मीर में भी अंतरिक्ष सुरक्षा का काम उनको मिला अरुण नेहरू के बाद। ऐसी स्थिति में राजेश पायलट का योगदान था, लेकिन सचिन उनका जिस तरह दुर्घटना में निधन हुआ, वो एक दुखद अध्याय, मतलब जिसे कह सकते हैं, वो सचिन पायलट को आए, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उनको दबा कर रखा गया, कहीं राहुल गांधी का प्रतिनिधि तो नहीं बन जाएगा। असली झगड़ा गहलोत का नहीं है, सचिन पायलट को हमारे आपके नहीं, मीडिया के कितने ही चैनल ने, हमें आपको कह सकते हैं कि आप राजेश पायलट को मैं जानता था, या माधवराव सिंधिया को जानता था, या राजीव गांधी को जानता था, लेकिन सवाल यह है कि हम, सचिन पायलट तो उस समय बच्चे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पार्टी के रूप में जब काम किया, तो उनको यहाँ भी ऐसा दबा के रखा जाता था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा उभर के आ जाए। तो बेचारे बड़ा प्रचार भी अपना नहीं होने देते, कि इंटरव्यू दूंगा आलोक जी तो ये मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मैं जानता हूँ पार्टी के लोग ही मेरे खिलाफ कर देंगे। तो इस दृष्टि से वो प्रदेश अध्यक्ष बना के, उनको रोज कहा गया कि आपको बना देंगे, हर तीसरे महीने में वो कहते थे कि अभी वायदा तो किया है राहुल जी ने या प्रियंका ने, लेकिन उनको धोखा दिया गया। तो ये मोदी जी ने उस बात को पब्लिकली कह दिया। गुर्जर वोट केवल राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी इसका लोकसभा परिणाम में असर आने वाला है जी। राजेश पायलट आपके ये जो गौतम बुद्ध नगर है, इसी के गांव के रहने वाले हैं ओरिजिनली, और उनको मैं कहता था कि आप उत्तर प्रदेश से लड़ते तो आपको प्राइम मिनिस्टर आप हो जाए, लेकिन उनको चूंकि राजस्थान भेज दिया गया था कि चलो वहां गुर्जर ज्यादा है, और उसके अलावा भी आपकी एक रणभूमि से, सेना से आए हैं, जैसे इस बार राज्यवर्धन राठौड़ वहां लड़ रहे हैं, राज्यवर्धन राठौड़ भी बन सकते हैं उम्मीदवार मुख्यमंत्री के। तो इन्होंने सेकंड रैंक जो तैयार की है, जैसे मैं कहता हूँ राजीव जी आज मुझसे अच्छा एंकर का काम आप कर सकते हैं तो मुझे खुशी होगी ना, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी होगा कि अरे राजीव को बहुत अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं,
ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी या एक समय में जो जिस पार्टी के जो नेता रहे, जयप्रकाश नारायण रहे, तो उन्होंने थोड़ी कहा कि मुझे पद चाहिए। उन्होंने कितने लोग तैयार किए जो मुख्यमंत्री बने, बाद में बिगड़ गए, लालू यादव जैसे लोग भ्रष्टाचार करने लगे, लेकिन बनाए तो उसी आंदोलन में थे ना। तो सेकंड लाइन तैयार हुई है जो राजस्थान में न केवल राजस्थान का नेतृत्व कर सकती है। सचिन पायलट को ये नहीं कहा तुम पार्टी बीजेपी में आ जाओ, वो तो अपने आप गए थे विद्रोह करके, उसके बाद भी उनको गद्दार कह दिया। मैं आपके इसी कमेंट को राज बिहारी सर तक ले जाना चाहूंगा, क्योंकि लगातार वोटिंग चल रही है। 6 बजे तक एक वोटिंग होगी। 1 बजे का जो परसेंटेज है वो 40.27% 1 बजे तक हो चुकी थी। यानी हम उम्मीद एक बड़े परसेंटेज की लगा सकते हैं। अगर पिछले बार का इतिहास देखें तो करीब 74% वोटिंग हुई थी 2018 में। हालांकि 2013 में 75.4% वोटिंग हुई थी, थोड़ा सा कम हुआ था। इस बार क्या ये आगे जाता है? आसार ऐसे ही बता रहे हैं। लेकिन राज बिहारी सर, जो कुछ अभी आलोक मेहता सर कह रहे थे, मेरा सवाल बड़ा सारा डाटा देने के बाद मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जनता क्या फैसला करेगी 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन क्या 3 तारीख को यह भी पता चल जाएगा कि ठीकरा किस किस पर फूटने वाला है, जीत का हो या हार का? नहीं, देखिए, इस बात का तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि हार का ठीकरा किस पर फूटेगा और जीत का श्रेय किसको दिया जाएगा। लेकिन जीत का श्रेय किसको मिलेगा अभी ये नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने पहले तो चुनाव को खास तौर पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला किया। लेकिन जब उनको ये लगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, तो उनके सामने प्रदेश का, क्योंकि भाजपा की तरफ से कोई चेहरा नहीं तय किया गया, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाजपा की कोई उम्मीदवार तय नहीं है, कोई उम्मीदवार तय नहीं है। तो उन्होंने प्रादेशिक नेताओं के, खास तौर पे जिस तरह से बात की गई प्रदेश के नेताओं को लेके, बार बार आरोप लगाए गए। लेकिन अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीती तो साफ साफ है कि पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। मुझे लगा कि सचिन पायलट को जाएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कि जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को, योजनाओं का जिस तरह से प्रचार किया गया है, वोट मांगे गए हैं। अगर हम अगर राजस्थान कांग्रेस के नेता चिरंजीवी योजना की बात करते हैं तो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना भी है, और अगर वो सिलेंडर देने की बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना भी है। तो ऐसी कोई योजना नहीं है। और खास तौर पे अगर देखेंगे राजस्थान में जिस तरह से हाईवे का विस्तार हुआ है, तो उसको पीछे केंद्र सरकार की ही योजना है वो। लेकिन इतना तय है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस हारती है तो इसका पूरा ठीकरा अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट पर फोड़ा जाएगा। ये पूरा ठीकरा, क्योंकि जिस तरह से ये कोशिश होगी कि, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं। राज बिहारी सर, आप जो बातें कह रहे हैं उसको लेकर इशारा ये लग रहा है कि आपको नब्ज समझ में आ गई है और आपको लगता है कि जनता बदलाव के लिए ही पोलिंग बूथ पहुंच रही है। हाँ, इस बार देखिए, राजस्थान में एक रिवाज भी है, और 1993 के बाद वहां पर लगातार सरकारें बदलती रही हैं जी। इतना तो ये दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में परिवर्तन तो होगा ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तो प्रियंका गांधी ने जाके कहा ये एक अच्छा रिवाज है, इसे बरकरार रखें, इससे नेताओं के दिमाग सही रहते हैं। लेकिन यहाँ वो रिवाज बदलने की बात नहीं करते। यहाँ कहती सरकार अच्छा काम करे, इसको बना के रखें। तो लेकिन जनता ने मान लिया है कि हम सरकार बदल कर रहेंगे, और इस बात के संकेत भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चलिए, संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु भट्ट सर,
50 सालों की बात करें राजस्थान के इतिहास की तो 6 सीएम बने हैं, और अगर पिछले 33 सालों की बात करें तो केवल 3 सीएम राजस्थान में दिखे हैं। अगर आंकड़ों का खेल यहां पर कभी हुआ होगा तो सरकार जिसकी बनी थी वो कभी बाजी नहीं हारी है, उसको कोई मुश्किल नहीं हुई है। यानी जनता जो वोट कर रही है और 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो उसके बाद जो बहुमत में निकलेगा उसकी सरकार बनना तय है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो तो सीधी सी बात है और वो तय है। मगर देखिए, मैं आपको एक, आपने जो बताया ना कि परिवर्तन हर 5 साल में, मैं 1-2 आंकड़े दूंगा आपको। आप देख लीजिए 2013 में और 2018 में कितना वोट परसेंटेज था और कितनी सीटें थी। जी हाँ, 2013 की अगर बात करूं तो 75.04% था 2013, और 2018 में 74% था। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि यह आगे चला जाए। नहीं, वो तो आगे चला जाए, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ रिजल्ट आने के बाद, आप 2013 का रिजल्ट देखिए तो क्या था, भाजपा के पास लैंडस्लाइड था, 164 सीटें थी, कांग्रेस 21 पर सिमट गई थी, 45% सीटें थी। 2018 की बात करें आप तो 2018 में एक स्थिति ऐसी थी कि 2 पार्टियों के बीच में वोटिंग परसेंटेज का अंतर जो था ना वो खाली 1% था। आपको समझ में आता है कुछ? वो ये दिखा रहा है कि 2018 में जो हारा वो अपनी गलतियों की वजह से हारा। पब्लिक हराना नहीं चाहती थी उसको, मगर वो हारा, परिवर्तन हुआ। फिर 2013 के अंदर मैं एक बात तो दावे से कह सकता हूं कि 2013 और 18 जितना वोटिंग भी हो गया 75%, 74-75%, तो परिवर्तन निश्चित दिखता है। और उसकी वजह कि ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं, आपको ताज्जुब होगा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वर्सेस प्रधानमंत्री हो गया। अशोक गहलोत बारी बारी कहते रहे कांग्रेस तो मैं हूं तो कांग्रेस है, मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ता, मैं तो छोड़ना चाहता हूं। यहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, और राजस्थान एक राष्ट्र का हिस्सा, तो राष्ट्र को जो सुविधाएं मिलेगी, जो सबको मिलेगा, वो अब राजस्थान को भी मिलेगा। आपको जो 5 साल नहीं मिला वो, अभी लोगों को यह विश्वास करना है, लोगों को यह डिसाइड करना है कि 2 में से आप किसको चुनेंगे। जी, एक बात तो तय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा का फेस इस बारी नहीं है। हाँ, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है भाजपा की कि अगर समझ लो कहीं पर थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गए, कम हो गए थोड़े से, तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके जो सपोर्टर्स हैं उसमें से अगर 15-20 जीत के आए हैं तो उनको इंश्योरेंस बना के फिर से भाजपा सत्ता में आ सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया का इस बारी का उपयोग ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, ये मेरा मानना। तो ऐसे मामलों में जब आप देखेंगे तो बातें तो 3-4 कैंडिडेट की बातें तो आलोक सर ने कर दी। मेरा यह मानना है कि तकरीबन 125-150 सीट जो पार्टी जीतेगी, तो फिर ऊपर से डिक्टेट आएगा। डिक्टेट मतलब ऊपर से बोला जाएगा कि हम केंद्र में से ये प्रधान को राजस्थान भेज रहे हैं जो राजस्थान संभालेंगे। जी, और ये हो रहा है। मतलब मैं ये समझ रहा हूं, अगर लैंडस्लाइड किसी के भी हक में बात आती है तो फिर स्थानीय नेतृत्व कुछ नहीं कर पाएगा, फिर केंद्र ही जो दोनों पार्टियों का वो तय करेगा। यस, नहीं, कांग्रेस की बात नहीं करें। कांग्रेस में तो गहलोत जी ने पहले से बोल दिया, मेरी केंद्रीय नेतागिरी का राजस्थान के अंदर कोई वजूद नहीं है, जो भी है मैं हूं। अच्छा, ही इज मेड इट वेरी वेरी क्लियर। और उनकी जो आई लैंडस्लाइड, वो तो समझ लो कि फिर कोई कुछ नहीं बचेगा। सचिन पायलट का कैरियर भी खत्म होने जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट का तो एक आशा है, सचिन पायलट इज द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस। काफी नेता जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो भी वो मानते हैं कि सचिन पायलट इज द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस। तो सचिन पायलट को इस बारी के चुनाव से काफी हद तक बाहर रखा गया है। वो खबरें, वो जानकारियां निकल के आई थी ना। आप ठीकरे की बात कर रहे थे ना कि गहलोत जी के ऊपर ठीकरा फूटा गए, फिर कांग्रेस को संभालेगा कौन, पुनर्जीवित कौन करेगा?
पोस्टरों में सचिन पायलट। एन मूवमेंट पर पोस्टरों में सचिन पायलट का चेहरा शामिल किया गया, किसने हटाए, ये कई विवाद रहे। खैर मैं आलोक सर का रुख कर लेता हूं। आलोक सर कहते हैं ना, शब्दों के मायने बहुत सारे होते हैं। चाय वाला या नीच जैसे शब्दों का जो उपयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, उसका कैसे बीजेपी ने फायदा उठाया और कैसे कांग्रेस की एक बड़ी मुहिम को किनारे कर दिया, वो हम सब ने देखा हुआ है। इस बार भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जुबान फिसली और उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद, जिसमें भारत की हार हुई थी। क्या ये शब्दों के मायने बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ असर डालते हैं? अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, उसका भी एक मतलब था। देखिए, जिस तरह से झूठ बोलते रहे हैं एक तरह से कांग्रेस के कई नेता, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमें कहते हुए, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें जैसा का अपमानजनक तो कहा था, और इसीलिए चुनाव आयोग में भी भारतीय जनता पार्टी गई है। उसने जो क्रिमिनल जैसे कह सकते कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है, तो वो कानूनी पेच है। मेरा कहना है बात जो भारत की जनता है और खास करके राजस्थान की जनता, महिलाओं को कितना चुभा होगा। ऐसा लगता है ना जैसे मेरे परिवार के किसी सदस्य को आप गाली दे दें, उसको जेब कतरा यदि कह देंगे, तो मैं मतलब मारपीट पर मैं भी हो सकता है कि उत्तेजित हो जाऊं। मैं कहूंगा आप मेरे परिवार को कैसे गाली दे रहे हैं, अब मुझे गाली दे रहे हैं। तो मोदी जी के परिवार तक को गालियां दी गई, आपने ध्यान दिया होगा। तो और राहुल गांधी को इसीलिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कई लोगों का मेरी जानकारी है जिन्होंने कहा कि भाई साहब ये यदि हमारे इलाके में ना आए तो ज्यादा बेहतर है, चुपचाप बंद कमरे में कहेंगे, हमें आपको तो नहीं डायरेक्ट टेलीविजन पर आकर बोलते हैं, लेकिन वो कहते देखिए जानते हैं उनके बोलने से हमारे यहाँ की महिलाओं को इतना वो गुस्सा आएगा और दूसरे और जो वोट मिल रहा है मेरा वो भी चला जाएगा। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण और देखिए पार्टी में डिवीजन कैसा है। गौरव वल्लभ जो बहुत अच्छे उनके प्रवक्ता रहे कांग्रेस के और पढ़े लिखे हैं, मैनेजमेंट पढ़ाते भी हैं, उनको वो जोधपुर के रहने वाले हैं। जैसा मैंने अभी राहुल, वैसे ठीक है वो माना जाता है कि वो गहलोत के ही खेमे के हैं, लेकिन पहले उनको झारखंड से चुनाव लड़वा दिया गया था ताकि वो वहां राजस्थान से बाहर रहें। फिर उनसे इस बार भी बड़ी मुश्किल, चूंकि उनको दिल्ली में भी उनका काम और देखा गया था, तो कांग्रेस को मजबूरन उनको टिकट देने की जब तय हुआ तो उनको जोधपुर इलाके में नहीं, उनको उदयपुर भेज दिया गया है। तो किसी भी प्रतिद्वंदी को जो युवा आ सकता है, जो बोलने में राहुल गांधी से ज्यादा वो सौहार्दपूर्ण, उनको आप यदि आप अपने चैनल में भी आते हैं, कई बार बातचीत होती रही है, वो जो शालीनता से बात करते हैं, राहुल जी की भाषा देखिए आप और उनकी भाषा देखिए। तो ये मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि वो जीते आ रहे बात, जबकि मेवाड़ में क्या है, मेवाड़ में तो वहां के जो राजा उनके परिवार के सदस्य को वो भाजपा में शामिल हो गए और वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं उदयपुर में। इस तरह से कई ऐसे नेता हैं जो सर जुबान का फिसलना कहें या शब्दों का चयन कहें, ये घातक वार कर सकता है कांग्रेस के ऊपर। ये जयद्रथ वध की कहानी आपने सुनी है ना, 101 गालियों तक तो माफ है वरना गर्दन उतार देंगे जी। तो राजस्थान के लोग गर्दन तो नहीं उतार सकते, लेकिन वोट से, सत्ता से आपका जो मुकुट है वो गिरा सकते। इसका एक ही शब्द में कहूंगा, ये श्री कृष्ण का, आप नाथद्वारा जानते, सबसे बड़ा उदयपुर के पास नाथद्वारा, जैसे मथुरा है, द्वारका है, तीसरा यदि बड़ा स्थान यदि मानते हैं तो नाथद्वारा है जी। और इसलिए नाथद्वारा उस इलाके के लोग क्या इस भाषा से श्री कृष्ण को याद कर कहेंगे कि गालियों का बहुत हो चुका, अब 100 गालियां हो गई, अब सत्ता में आप जो भी हैं वो भी हट जाएं। राहुल गांधी होंगे राजकुमार, वो जाएं, मतलब जो करना है अपने जाके केरल में भी राज करना है तो कर ले, लेकिन देखा जाए तो अब उनको इसका असर, उनकी गालियों का बहुत खराब बात है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक युवा नेता, देश में बड़ी पार्टियों के नेता रहे, छोटी छोटी पार्टियां, गठबंधन की राजनीति जिसका मोदी जी भी विरोध करते हैं, या हमेशा कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, एक ही बार में चुनाव हो जाए। कांग्रेस पार्टी उस पर सहमत अभी भी नहीं होती, वरना तो देखा जाए तो एक बार में सब निपट जाए, और इसलिए जनता कतई माफ नहीं करेगी। अभी चुनाव जीते हार की बात अलग है, लेकिन जनता के मन में जो आप घाव देते हैं, वो ऐसे ताज मुकुट, बड़े से बड़े मुगल शासक भी आए, ब्रिटिश भी आए, ऐसे अहंकार को, और कहते अंग्रेजी शिक्षा कराएंगे, मारवाड़ के गांव में, रेगिस्तान में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में, झाबुआ में, क्या आप ये कहेंगे कि उसको, उसके माँ बाप को लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, उसको कहते नहीं अंग्रेजी पढ़ाएंगे तुमको जी। ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं, उसके बाद कैसे कोई उनको वोट की, बल्कि ये तो समाज को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। नर्मदा जो खाड़ी में जाके गिरती है गुजरात के आगे,
अच्छा उधर से वापस बहा दो, राजस्थान चाहे डूब जाए वापस ले आइए समुद्र को। रासबिहारी सर का भी रुख कर लेता हूं मैं। रासबिहारी सर, कर्नाटक का चुनाव देखें या हिमाचल का चुनाव जो हो चुका है जिसको कांग्रेस ने जीता था, आज राजस्थान वोट कर रहा है और कांग्रेस के थिंक टैंक का कहना था कि ओपीएस जिसकी बात हम करते रहे हैं वो बहुत असरकारी रहा है। ओपीएस को लेकर कांग्रेस बहुत एग्रेसिव रही है। क्या मतदाताओं के गहरे तक कहीं ये वाला मुद्दा असर किया होगा जिस पर आज वोटिंग चल रही है? क्या मतदाताओं के दिल में रहेगा ये मुद्दा? ओपीएस तो एक बड़ा मुद्दा और भी राज्यों में बना है और यहाँ भी ओपीएस बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी ये ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है और राज्य सरकार के कर्मचारियों में ओपीएस बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ कितना असर छोड़ेगा, क्योंकि जब रिवाज चल रहा है, चाहे जैसे हिमाचल की बात करें वहां भी रिवाज कायम रहा, तो अगर यहाँ भी अगर सत्ता बदलने का रिवाज अगर होना है तो ओपीएस, लोगों में ओपीएस के मुद्दे को लेकर नाराजगी तो है और लोग चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। और हिमाचल प्रदेश में तो ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा बना था। राज्य सरकार के कर्मचारियों की नाराजगी भाजपा सरकार को वहां भारी पड़ी थी। अब यहाँ कितना मुद्दा ये कारगर होगा, ये तो 3 चलिए, मेरे पास समय कम है रासबिहारी सर, मैं एक छोटा कमेंट ले लेता हूं हिमांशु सर से भी। हिमांशु सर, आपको भी लगता है कि ओपीएस कहीं गहरे असर कर रहा होगा, क्योंकि दावा तो बहुत किया गया था कर्नाटक और हिमाचल चुनाव के बाद? देखिए, आप जहां तक हिमाचल की बात कर रहे हैं, मैं टूक में संक्षेप में बता देता हूं। हिमाचल एक बहुत छोटा राज्य था और उसके मुकाबले राजस्थान जो है वो काफी बड़ा है। ओपीएस का असर इतना नहीं होगा जितना दूसरे मुद्दों का होगा, क्योंकि यहां पर मल्टीपल मुद्दे हैं। खाली ओपीएस के ऊपर या ओपीएस एक महत्व का मुद्दा बन जाए ऐसा मुद्दा नहीं है। कर्नाटक में परिस्थितियां अलग थी। कर्नाटक में एक बाजू विपक्ष के कैडर ने काम नहीं किया था, दूसरी बाजू एक माइनॉरिटी वोट का कंसोलिडेशन था और साथ में ये मुद्दे आ गए तो बराबर है कि कर्नाटक में कांग्रेस जी। यहां पर भी माइनॉरिटी वोट है, मगर वो कितना कंसोलिडेट होता है वो देखने के लिए। चलिए, लोग वोट कर रहे हैं सर, मेरे पास समय कम है। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला।